वहां बेहद अंधेरा था। ये देख माही एक पल के लिए घबरा जाती है। वो मारिया को आवाज लगाने लगती है जिस पर उसे मारिया का कोई जवाब नहीं आता और ये देख माही और घबरा जाती है। तभी उस खौफनाक अंधेरे को तोड़ते वहां की सभी लाइट्स एकदम से ऑन हो जाती है और ऐसा होते ही सामने का नजारा देख माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तभी माही की कान में किसी के गाने की आवाज पड़ी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। माही अपनी हैरत भरी आंखों से सामने का नजारा देखती रह जाती है। मारिया और उसके साथ खड़ा एक शख्स जो उम्र में 55 ईयर्स का लग रहा था, चेहरे की वो बनावट उन्हें अभी कमाल बना रही थी। उस शख्स को देखते ही माही की आंखों भर आती है और खड़े खड़े पैर डगमगाने लगते हैं। वही वो शख्स जो सूट पहना एक बेहद दमदार पर्सनैलिटी लग रही थी, उनकी नजरें भी माही पर ठहर गई थी। वो शख्स चलकर माही के पास आता है। वही माही की आंखें उन्हें देख बहुत कुछ बयां कर रही थी। उसी पल वो शख्स माही के सामने आकर रुका और बोला, हैप्पी बर्थडे एंजल। और इसी के साथ माही की आंखों में ठहरे अब तक के आंसू गालों पर लुढ़क पड़ते हैं, जिन्हें देखते ही वो शख्स आगे बढ़कर उसके खूबसूरत आंखों से बह रहे आंसू पोंछकर कहते हैं, डोंट क्राई बेबी, आज तुम्हारे लाइफ का स्पेशल डे है, तुम्हारा बर्थडे, आज तुम पूरे 19 साल की हुई हो। ये कहते हुए उस शख्स की आंखें एकटक माही के मासूम चेहरे पर थी जिस पर अब गुस्सा और बेहद नाराजगी भी झलक रही थी। माही उस शख्स की आंखों में देखते हुए ही बोली, आप इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आ रहे हैं, आपको मेरी याद आती ही नहीं इसलिए आप मुझसे मिलने नहीं आए, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, तभी मुझे खुद से इतनी दूर रखा है। आखिर में सौतेली वो इससे आगे बोल नहीं पाती और उसका रोना छूट जाता है। वो फफक कर रोने लगती है। वही वो शख्स माही की बातें और उसका रोना देख आगे बढ़कर उसे सीधे अपने गले से भर लेता है और माही का रोना अभी कम नहीं हुआ था। वही वो शख्स उसकी नाराजगी और दर्द को समझते हुए अपनी आंखें एक पल के लिए कसकर मींज लेते हैं और उनके हाथ माही की पीठ और सर को सहलाने लगते हैं। पीछे खड़ी मारिया ये नज़ारा अपनी आंखों से देखते हुए उनकी भी आंखें भर आती है। माही जो अभी सुबक रही थी, वो शख्स उसे खुद से दूर कर उसकी आंखों में देख बोले, कभी ऐसा मत कहना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मेरी बेटी हो, मेरा खून हो, अभिनव सिघाल की बेटी हो तुम। ये कहते हुए वो शख्स जिनका नाम अभिनव सिघाल था वो अपनी बेटी माही को देख रहे थे। माही उनकी दूसरी बीवी की औलाद थी और उनकी दूसरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए माही को उन्होंने हमेशा सबकी नज़रों से दूर यहाँ रखा था। वो जितना प्यार वो माही की माँ से करते थे उससे कहीं ज़्यादा वो उनके प्यार की निशानी माही से प्यार करते थे। माही बचपन से बिना माँ के पली बड़ी है, वही पिता का साया भी उसे हर पल दूर रहा। अभिनव जी माही से दूर थे पर उनकी नज़र पल पल माही पर थी और आज उनकी बेटी 19 साल की हो चुकी थी। वो अपनी नन्ही सी गुड़िया को आज इतना बड़ा होते देख एक डर और खुशी दोनों अंदर से उन्हें सताए जा रही थी। माही सुबकते हुए बोली, मम्मा भी मुझे छोड़कर चली गई और आप भी मुझे खुद से दूर रखे हो, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? इस पर अभिनव जी उसका सर सहलाए बोले, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी मम्मा अब जहाँ कहीं भी होंगी वो तुम्हें देख बहुत खुश होंगी। ये सुन माही बड़ी मासूमियत से बोली, मम्मा तो अब स्टार बन चुकी है ना, क्या वो मुझे वहाँ से भी देख सकती है? उसकी मासूमियत को देख अभिनव जी मुस्काते हुए उसे फिर गले से भर लेते हैं और माही के फेस पर भी हल्की मुस्कान तैर जाती है। तभी वहाँ मारिया की आवाज़ आई, चलिए केक कट करते हैं, मैंने आपके लिए अपने हाथ से केक बनाया है माही बेबी। इस पर माही मारिया के पास आकर उसे खुशी से गले लगा लेती है और कुछ ही पलों में वो माही का केक कट करते हैं और माही केक दोनों को केक खिलाती है। तभी अभिनव जी माही से बोले, तो बर्थडे गिफ्ट में तुम्हें क्या चाहिए माही? ये सुन माही बस उनकी तरफ देखती रह जाती है और उसके मन में बस यही लफ्ज़ गूंज जाते हैं, आपका साथ। वो उन्हें शब्दों से बयां नहीं कर पाती पर उसकी आंखें सब बयां कर रही थी और ये समझते हुए अभिनव जी माही से बोले, तो तुम्हारा गिफ्ट ये है कि तुम अब मेरे साथ इंडिया चलोगी, वहाँ मेरे साथ रहोगी। ये सुनकर एक खुशी की लहर मानो माही की आंखों में तैर जाती है पर कुछ सोचकर उसकी आंखें डर और घबराहट से भर जाती है, जिसके बाद ही वो हैरत से ना में सर हिलाए बोली, लेकिन मैं आपके साथ कैसे? उसका इतना ही कहना था कि अभिनव जी बोले, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, कल हम इंडिया जा रहे हैं साथ में, ठीक है? इतना कहते ही उनका मोबाइल रिंग करता है और वो आए हुए कॉल को देखते हुए रिसीव करने के लिए वहां से दूसरी ओर चले जाते हैं। वही अभी शौक खड़ी माही के कान में मारिया की आवाज़ पड़ी, आपको अब जाना चाहिए माही बेबी, वो भी आपका परिवार है। ये सुन माही की आंखों में कुछ घूम जाता है जिसे याद कर उसकी आंखें एक खौफ से भर उठती है और वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में दौड़कर चली जाती है। वही मारिया उसे जाते हुए देख खुद से बोली, मुझे पता है माही बेबी ये आपके लिए अब आसान नहीं होगा पर आपको जाना होगा। कुछ वक्त बाद अभिनव जी माही के कमरे में आते हैं और वो देखते हैं माही तो सो गई थी, वो बेड पर लेटी किसी खरगोश के बच्चे जैसी लग रही थी। अभिनव जी उसे सोते देख बेड के सिरहाने उसके पास बैठ जाते हैं और सोते हुए उसके मासूम चेहरे को देख उनके फेस पर हल्की स्माइल आ जाती है। तभी उनकी नज़रें जाकर माही के हाथ में जकड़ कर रखे एक तस्वीर पर जाती है, वो नींद में भी उसे पकड़े हुए सो रही थी। अभिनव जी उस तस्वीर को धीरे से माही के हाथ से लेकर देखते हैं और उस तस्वीर में बनी खूबसूरत औरत को देख अभिनव की आंखें अनायासली भर आती है। ये तस्वीर माही की माँ और उनके बीवी की थी, ना जाने क्यों पर उस तस्वीर को देख उनके अंदर बस यही कुछ लफ्ज़ गूंज जाते हैं, मुझे माफ़ कर दो नैना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया।
ये शब्द उनके मन में गूंज जाते हैं। तभी उस तस्वीर से हटकर उनकी नज़रें फिर सोई हुई माही पर टिकती और वो उस माही और अपनी बीवी के तस्वीर को बारी बारी देख धीरे से कहते हैं, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है, सूरत में भी और मासूमियत पर भी। ये कहते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान बिखर जाती है। वो उस तस्वीर को एक दफ़ा प्यार से अपने होठों से छूकर वही माही के पास रख देते हैं और उसे अच्छे से बेलेंकेट ओढ़कर वहाँ से जाने के लिए निकल एक दफ़ा रुककर माही को देख कहते हैं, कल एक बड़ी सच्चाई तुम्हें बताऊंगा माही, और पता नहीं वो सुनकर तुम कैसे रिएक्ट करोगी। इतना कहते ही उनके चेहरे के भाव कुछ बदल जाते हैं और वो कुछ पल रुक वहाँ से कमरे के बाहर चले जाते हैं। इंडिया, दिल्ली, रात के 2 बजे। यहाँ एक बंगलो जो काफ़ी खूबसूरत था, उसके बाहर एक काली जीप आकर रुकी जिसमें से एक शख्स बड़े आतंक वाले ऑरा के साथ उतरकर बाहर आया और उसी पल बंगलो के अंदर बढ़ गया। वो शख्स जिसके भारी कदम ही उसे डरावना बना रहे थे, वो एक ब्लैक पठानी कुर्ता पजामा पहने बेहद डैशिंग और चार्मिंग लग रहा था, पर इस वक्त उसके चेहरे के भाव उसे बेहद भयानक बता रहे थे। उसके कदम सीधे आकर मैनेंटर्स पर रुके जहां कुछ गार्ड्स ने उसे रोका। वो नज़र घुमाकर उन गार्ड्स को देखता है और एक पल के लिए उसे देख वो गार्ड्स भी डर जाते हैं। उसकी इतनी ठंडी नज़रों की तपिश पाकर वो पसीने से तरबदर हो गए। उस शख्स की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि हर कोई उससे खौफ खाए। उसी पल वो गार्ड्स कुछ देखकर ही अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। वो अपना थूक निकले उस शख्स के हाथ में पकड़े उस गन को देखते हैं जो अब ट्रिगर पर कसी हुई थी। वो शख्स बिना कुछ बोले ही उन गार्ड्स के हालत को ख़राब कर चुका था। अब वो अगले ही पल उस बंगलो के अंदर इंटर हुआ जहां उसे हल्के रोशनी के सिवा और कुछ ना दिखाई दिया। और तभी वो कदम आगे बढ़ाए ही स्टेयर्स से ऊपर आ गया। वो जानता था वो कहाँ और किस ओर जा रहा है। कुछ कदम की दूरी पर रुकते ही वो एक कमरे के बाहर आकर खड़ा हुआ, जिसके बाद ही वो आगे बढ़कर झट से उस डोर को खोल दिया और अंदर कदम रखते ही उसकी सर्द आंखें जाकर सामने टिकी वही अंदर मौजूद इंसान जो बेड पर सोया था। वो इस आतंकी हमले की हलचल से सीधे उठकर बैठ जाता है और सामने देख उसका शरीर बेतहाशा डर से भर जाता है। वही वो शख्स अपने कदम धीरे से आगे बढ़ाए बेड के पास आता है। उसकी सर्द काली आंखें एकटक उस लड़की पर टिकी थी जो बेड पर बैठी इस वक्त उसे देख बेतहाशा खौफ से भर चुकी थी। वो शख्स अपने हाथ में पकड़े उस गन को सीधा उस लड़की की तरफ पॉइंट किए उसके पास बेड पर एक पैर रखकर झुक जाता है। वही उस लड़की के पसीने छूट जाते हैं। वो गन उसके हेड पर पॉइंट की हुई थी। वो कुछ बोलने लायक तक नहीं बची थी। वही वो शख्स उस लड़की के खूबसूरत चेहरे से लेकर उसके डर से थरथराते जिस्म पर नजर डाल उसकी आंखें एक जगह रुक जाती है। वो हाथ आगे बढ़ाए उसके गले में पहने उस मंगलसूत्र को देखता है। वो पतले पेंडेड वाला छोटे डायमंड वाला मंगलसूत्र उस लड़की के गले में बेहद खूबसूरत लग रहा था, पर वो उस शख्स की आंखों में किसी सुई से भी ज्यादा चुभ रहा था। वो उसी पल उस गन को नीचे करते हुए उसके मंगलसूत्र को छोड़ उसका गला पकड़ लेता है और वो लड़की हैरत से भर उठती है। वो शख्स बुरी तरह उसके गले को अपने गिरफ्त में लिए जकड़ लेता है और वो लड़की अब छटपटा उठती है। वो अपना हाथ चलाए गुड़ती आवाज़ में कहने की कोशिश करती है, पर उसकी आवाज़ तक वो शख्स निकलने नहीं दे रहा था। वो उसका गला बुरी तरह दबोचते हुए उसे बेड पर सुला देता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है। वो लड़की सांसें लेने के लिए बुरी तरह छटपटा उठी और उसी पल वो शख्स उसके गले को झटके से अपनी गिरफ्त से रिहा कर देता है, जिसके बाद ही वो लड़की जिसकी जान मानो गले तक आ चुकी थी वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। उस लड़की का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वही उस शख्स की आंखें उसके गले में छप हुए अपने उंगलियों के निशान से होकर सीने पर ठहर जाती है और वो लड़की अभी अपनी सांसें कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी थी। उसकी नज़रें भी अब अपने ऊपर सवार हुए उस शख्स पर जाती है जो हुस्न और नैन नक्शों का मालिक था, पर उसकी शख्सियत किसी हैवान से कम नहीं थी। वो लड़की अपने कांपते होठों से एक लफ्ज बेहद खौफ और दहशत से भरकर बोली, मानिक। कौन है ये भयानक शख्स और कौन है वो लड़की? क्या है माही का इन सब से कनेक्शन? लड़की अभी अपनी सांसें कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी थी। उसकी नज़रें भी अब अपने ऊपर सवार हुए उस शख्स पर जाती है जो हुस्न और नैन नक्शों का मालिक था, पर उसकी शख्सियत किसी हैवान से कम नहीं थी। वो लड़की अपने कांपते होठों से एक लफ्ज बेहद खौफ और दहशत से भरकर बोली, मानिक। वो शख्स अपना नाम उस लड़की के मुंह से सुनकर अजीब सा मुस्कारे उसके होठों पर झुकते हुए बेहद डरावनी आवाज़ में बोला, हाँ दिलरुबा, तुम्हारा सरफिरा आशिक। वो लड़की बेहद घबराहट में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर वो शख्स उसके चीन को पकड़ धीरे से बोला, मैंने दिल्ली से कदम क्या बाहर रखा, तुमने तो अपने तेवर ही बदल दिए। लगता है तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ और तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। इतना कहते ही वो उस लड़की के जबड़े को कस के दबा देता है और वो लड़की दर्द से तड़प उठती है। वो उस शख्स की आंखों में जल रहे उस गुस्से को देख अंदर तक हिल जाती है और तभी वो शख्स उस लड़की की एक बाजू पकड़ उसे खड़ा करते हुए वही साइड दीवार से लगा देता है, जिसके बाद ही वो बिल्कुल उसके करीब आकर बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये शादी करने की? क्या तुम जानती नहीं मैं तुम्हारे लिए किस हद तक पागल हूँ? ये कहते हुए वो उसकी दोनों बाजू कसकर पकड़े उसे झंझोर देता है। वही वो लड़की अपनी कांपती आवाज़ में बोली, माँ मुझे दर्द हो रहा है। ये सुन वो शख्स उसके होठों को लगभग छूते हुए बोला, और मेरे दर्द का क्या? उसका क्या दिलरुबा? वो लड़की अपना चेहरे दूसरी तरफ घुमाए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, दूर दूर रहो मुझसे, तुम अब मेरे इतने करीब नहीं आ सकते।
उस लड़की का इतना ही कहना था कि वो शख्स उसका गला झटके से पकड़ उसे दीवार से पुश करते हुए बोला, तुम मुझे रोक नहीं सकती अपने करीब आने से, मेरी हो तुम, समझी। ये कहते हुए एक पागलपन और सनकीपन उसके आंखों में नजर आ रहा था। वही वो लड़की हैरत से उसको देख रही थी। वो अपना गाल उससे छुड़ाए बोली, आह मानिक प्लीज छोड़ो, मैं मर जाऊंगी। वो शख्स अपने गुस्से में इस कदर पागल हो चुका था कि उस लड़की की जान एक बार फिर उसके गले में आकर ठहर चुकी थी। अब उस लड़की की आंखें भारी होने लगती है, जिसे देख वो शख्स अपनी पकड़ उस पर ढीली कर देता है और ये महसूस कर वो लड़की जल्दी से आगे बढ़कर उसे खुद से दूर पुश कर देती है। वो गहरी सांसें लेते हुए बोली, क्या मार डालना चाहते हो मुझे? ये कहते हुए वो गुस्से में भर जाती है। वही वो शख्स उसकी बात पर सर्द आंखों से उसके करीब बढ़ते हुए बोला, हाँ मार डालूंगा तुम्हें, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए उसकी आवाज़ इतनी भयानक हो जाती है कि वो लड़की डर से भर जाती है। वो उससे दूर होते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो मानिक। वो शख्स छुट्टे ही बोला, हाँ तुमने ही कर दिया है। ये कहते हुए वो अपनी कमर में टाकी गन फिर निकलता है। ये देख उस लड़की का शरीर सुन पड़ जाता है। वो अपनी जगह फिर जम जाती है और अब वो उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी दीवार से लग चुकी थी। वही वो शख्स उस पर गन ताने खड़ा ट्रिगर पर उंगली ला चुका था। वही वो लड़की बेतहाशा डर से कांप रही थी। वो उसे देखना में सर हिलाए जा रही थी। वो अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, ना नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते। इस पर वो शख्स डेंजर स्माइल किए बोला, मैं कर सकता हूँ हाना से घल। और इसी के साथ वहां एक गन फिरिंग की आवाज़ गूंज जाती है और उस लड़की के तेज चीख से वहां एक सन्नाटा पसर जाता है। वो गोली उस लड़की के साइड से होकर दीवार पर लगी थी। वही उस लड़की ने कसकर आंखें बंद किए अपने कानों पर हाथ रख लिया था। वो खुद पर गन फायर ना होते देख धीरे से आंखें खोल उस शख्स को देखती है जिसने गोली तो मारी थी, पर उस पर नहीं बल्कि दीवार पर। वो अभी बेहद सहमी नज़रों से उसको देख रही थी। वो शख्स सच में पागल था उसके लिए, और इस बात का अंदाजा अब उस लड़की को जिसका नाम हाना सिघाल था उसे पूरी तरह हो गया था। वो अपने उस सरफिरे पागल आशिक को देखती है जो इंसान के रूप में एक शैतान था, जो उसके लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार था। वो कांपती जुबान से बोली, मानिक। ये कहते हुए अहाना के आंखों में आंसू भर आते हैं। वही वो शख्स जिसका नाम मानिक दीवान था, वो अपनी सामने खड़ी अहाना को बेहद नफरत और गुस्से में देख रहा था। अहाना जिसके लिए वो पागल था, आज उसके पागलपन की हद टूट चुकी थी जब उसे पता चला अहाना की शादी हो गई। वो अपनी गन नीचे करता है, जिसके बाद ही वो उसके पास आता है और अहाना इस बार डर से कदम पीछे खींच लेती है। तभी वो उसके एक बाजू को पकड़ उसके आंखों में आंखें डाल डरा देने वाली आवाज में बोला, तुम्हें मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, और ये मत सोचना तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम मेरी नज़रों से बच गई, ये आंखें हमेशा तुम पर रहेंगी, अहाना सिघल। इतना कहते ही वो उसकी बाजू को झटके से छोड़ वहां से आगे बढ़ जाता है और उसके झटके से छोड़ने से अहाना खुद को संभाल नहीं पाती और सीधे फ्लो पर गिर जाती है। वही मानिक जिसके कदम डोर से बाहर पड़ रहे थे, वो रुककर बिना पीछे मुड़े ही बोला, अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू कर दो अहाना, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। इतना कहकर ही वो वहां से चला जाता है। वही फ्लो पर गिरी अहाना अपने सर को दोनों हाथों से भर लेती है और वो तेज तेज चिल्ला उठती है। उसका चिल्लाना इतना तेज था कि उसी पल डोर पर एक औरत का तेज कदमों से अंदर आना होता है। वो सामने फ्लो पर पागलों की तरह चिल्लाने वाली अहाना को देख शौक रह जाती है। वो जल्दी से उसके पास आते हुए नीचे उसके पास बैठ बेहद डर और परेशानी से बोली, अहाना क्या हुआ बेटा, ये सब क्या है, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, और यहाँ कमरे में तेज आवाज़ कैसे आई, क्या हुआ, कुछ बोलो। अहाना अभी बौखलाए हुए थी। वो तेज चिल्लाए बोली, अहे अहे आहा। वो औरत उसे पागलों की तरह चिल्लाए देख उसे शोल्डर से पकड़ झंझलते हुए बोली, अहाना क्या तुम पागल हो गई हो? ये कहते हुए उनकी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा झलक उठता है और उसी पल अहाना बिल्कुल शांत हो जाती है और तभी वो उस औरत के गले लग उसका रोना छूट जाता है। वही उसके रोने से वो औरत और परेशान हो जाती है। वो उसकी पीठ पर हाथ रख बोली, क्या हुआ है, तुम कुछ बोलोगी, प्लीज़ कुछ तो कहो बेटा। तभी अहाना रोते हुए ही बोली, वो आया था मॉम। बस उसका इतना कहना था कि उस औरत की आंखें गुस्से में भर उठती है। तभी अहाना आगे बोली, उसने मुझे मारने की धमकी दी है मॉम, वो मुझे मारना चाहता है मॉम। वो औरत जिनका नाम रश्मि सिघाल था, वो अपनी बेटी की बात पर उसका चेहरा अपनी तरफ कर उसके आंखों में आए आंसू साफ कर बोली, डरने की जरूरत नहीं है, वो अब तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, डोंट क्राइंग ओके। लेकिन आहना तो अभी सुबक रही थी। वो अपनी मॉम रश्मि जी को देख बोली, मॉम उसे मेरे शादी की बात पता चल गई है। इस पर रश्मि जी बोली, पता लगने दो, अब तुम्हारी शादी हो गई है और वो अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। ये कहते हुए उनके फेस पर बेहद सख्त वाले भाव आ जाते हैं। वही अहाना के जहन में तो अभी मानिक का वो भयानक चेहरा घूम रहा था। रश्मि जी उसे बेड पर ठीक से बिठाती है। वो उसे पानी पिलाते हुए बोली, तुम डरो मत, तुम्हारी मॉम है तुम्हारे साथ, बस अपने मकसद पर ध्यान दो। ये कहते हुए उनकी आवाज़ थोड़ी सख्त हो जाती है और आहना नज़र उठाए उन्हें देखती है। तभी वो उसे दूर होकर अहाना के सर पर हाथ फेर वहां से चली जाती है। उनके जाते ही अहाना के फेस पर अभी डर ने अपना डेरा जमाया रखा था। उसके कान में अभी मानिक की वो कही बातें गूंज रही थी।
अहाना अपनी कांपती जुबान से एकाएक खुद से बोली, काश मैं उस रात तुम्हारी नज़रों में कभी आई ही ना होती तो आज तुम मेरे ज़िंदगी के वो इंसान ना होते जिससे मैं सिर्फ नफरत करती हूँ। ये कहते हुई उसकी आवाज़ में बेबसी और मानिक के लिए नफरत झलक रही थी। नाइट क्लब। यहाँ एक बड़े क्लब में रात के 3 बजे कोई शख्स क्लब के अंदर इंटर करता है। उसके कदम चलते हुए बार काउंटर के पास रुकते हैं। वहीं से वो आगे फ्लो पर चल रहे गाने की धुन पर थिरक रहे कुछ आदमियों को देखता है जो कुछ लड़कियों के साथ नशे में धुत होकर बड़े अश्लीलता पर उतारू होकर डांस कर रहे थे। वहीं उन आदमियों में मौजूद एक आदमी जो बहुत ही नशे में धुत था पर वो उन लड़कियों के साथ मजे लेते हुए नाच रहा था। वो शख्स जो दूर से सामने का नज़ारा देख रहा था वो अपने कमर में टाकी गन को निकालते हुए ऊपर की तरफ हवा में फायर कर देता है जिसके साथ ही सब हरकत में आ जाते हैं और गाना उसी पल बंद हो जाता है। वही सबकी नज़रें जाकर सामने खड़े शख्स पर मिलती है जो कोई और नहीं मानिक था, मानिक दीवान। वो आदमी मानिक को देखते ही उसका शरीर डर से भर जाता है और तभी मानिक अपने कदम उस आदमी के पास बढ़ाए उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो आदमी अपने सामने खड़े मानिक को देख कांपती आवाज में बोला, भाई आप यहाँ। उसका इतना ही कहना था कि मानिक एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ता है। वही अब तक वहां मौजूद सभी लोग डरकर दूर दूर होकर खड़े हो जाते हैं। वो आदमी जो अब मुंह के बल फ्लो पर पड़ा था जिसका नाम इमरान था वो मानिक का सबसे खास आदमी और राइट हैंड था। इमरान नजरें उठाए मानिक को देखता है। उसी पल मानिक उसे कॉलर से पकड़ खड़ा करते हुए बोला, किसके कहने पर तूने ये सब किया, बोल। इमरान के होठों के किनारों से खून बहने लगता है। वो डरते हुए बोला, ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ। तभी एक और जोरदार मुक्का उसके मुंह जाकर जड़ता है जिसके साथ ही वो सीधे फ्लो पर गिरता है और उसी पल मानिक गन लोड करते हुए सीधा उसकी तरफ पॉइंट कर देता है जिसके बाद ही इमरान की हवाया उड़ जाती है। वो अपनी आंखों में बेहिसाब डर लिए फ्लो पर पड़े ही उसको देखता है। वही अब तक वहां का माहौल दहशत से भर चुका था। किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अपनी जगह से एक कदम भी हिला पाए। सभी आंखों में खौफ लिए ये नज़ारा देख रहे थे। तभी अर्चित बेहद डरावनी आवाज में बोला, सीधे सीधे बताता है या 6 के 6 गोलियां डालूं तेरे भेजे में। इमरान उसकी बात पर जल्दी से उसके कदमों में आते हुए गिड़गिड़ाए बोला, नहीं भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे कुछ मत करिए प्लीज़। इमरान का इतना कहना था कि अर्चित तेज आवाज में बोला, नाम बोल। ये सुनते ही इमरान के डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उसकी कदमों में ही सर उठाए बोला, वी विशाखा मेमने। उसके कांपती जुबान से बस यही लफ्ज निकलते हैं। वही ये नाम सुनकर मानिक की आंखें गुस्से और हैरानी से भर जाती है और वो उसी पल अपने कदमों में पड़े इमरान को पैरों से लात मारकर सीधा फ्लो पर गिरा देता है जिसके बाद ही वो उसके सीने पर एक पैर रख बोला, चाहे जो हो गलती तो तूने की है, जिसकी सजा भी तुझे मिलेगी और इसकी सजा सिर्फ एक हो सकती है, वो है तेरी मौत। इतना कहते ही वो लौटकी हुई गन उसके सीने के दिल के हिस्से वाली जगह फायर कर देता है और एक ही साथ उसके जिस्म में सारी गोलियां उतार देता है। धाड़ धाड़ धाड़। वही इमरान जिसको समझने तक का मौका नहीं मिलता वो दर्द से तपड़ते हुए अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है। वही ये नज़ारा देख क्लब में मौजूद हर इंसान की रूह तक कांप गई। सभी औंखें फैलाए ये नज़ारा देखते रह गए पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी मुंह से एक शब्द तक बाहर निकाले क्योंकि सामने खड़ा शख्स कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक हैवान था। लोगों में दहशत के नाम पर सबसे बड़ा नाम मानिक दीवान का आता था, जहां कोई पुलिस या पॉलिटिशियन भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। और यहाँ इमरान जिसने अभी बड़ी मुश्किल से कुछ सांसें बचा रखी थी तभी उसके सीने पर एक और बुलेट फायर होती है। धाड़। और इस आवाज़ के साथ इमरान की आखिरी सांसें भी उससे छीन जाती है और वहाँ एक खून से भरा खौफनाक मंजर सबकी आंखों में घूम जाता है। आखिर क्या चीज़ है मानिक दीवान और क्यों वो इस हद तक पागल है अहाना सिंघाल के लिए? कैसी जुड़ी है इन सब की कड़ियाँ? यहाँ इमरान जिसने अभी बड़ी मुश्किल से कुछ सांसें बचा रखी थी तभी उसके सीने पर एक और बुलेट फायर होती है। धाड़। और इस आवाज़ के साथ इमरान की आखिरी सांसें भी उससे छीन जाती है और वहाँ एक खून से भरा खौफनाक मंजर सबकी आंखों में घूम जाता है। मानिक एक नज़र घुमाए अपने आसपास देखता है और सबकी आंखों में खुद के लिए खौफ देख उसके होठों पर ना दिखने वाली गहरी मुस्कान तैर जाती है। वो अपने गन को पीछे टाकते हुए इमरान की लाश को एक नज़र देख वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ तेज रफ्तार से निकल जाता है। उसकी जीप रात के खाली सड़कों पर बेहद तेजी से दौड़ रही थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कसे हुए थे, आंखों में अभी एक चेहरा घूम रहा था और वो थी अहाना। वो एक टक सामने देख रहा था और उसी पल वो एक ख्याल उसके जहन में कौंध जाता है। कुछ महीनों पहले मानिक एक क्लब में आया था जहां उसकी एक मीटिंग थी। वो अपने कुछ लोगों के साथ अंदर की तरफ बढ़ रहा था तभी उसी पल एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हुई और ऐसे सामने किसी लड़की को अपना रास्ता रोके देख मानिक की तेज सनसनी आंखें उस लड़की के चेहरे पर टिक जाती है। उसके सामने एक रेड नी लेंथ वन पीस ड्रेस पहने लड़की खड़ी थी जो दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी और उस लड़की के चेहरे पर कुछ डर और परेशानी के भाव थे। मानिक भी उसी लड़की के चेहरे में खोया था कि उसी पल वो लड़की आगे बढ़ अपने पैरों को जमीन से उचकाए अपने होंठ मानिक के होठों पर रख देती है। उसके अचानक से ऐसा करने से मानिक की आंखें गुस्से और हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही वो लड़की उसकी आंखों में देखते हुए अपने होंठ उससे जोड़े रखी थी।
वही सब लोग ये देख शॉक रह जाते हैं, सबकी आंखें फेर जाती है और तभी मानिक कुछ सोच समझ पाता। वो लड़की जल्दी से उससे दूर होकर उसे एक नज़र देख बिना कुछ बोले वहां से भाग जाती है और मानिक बस देखते रह जाता है। वो उस लड़की को ऐसे जाते देख गुस्से में तेज चिल्लाए बोला, व्हाट दी FCK इज दिस? कौन थी वो लड़की? उसकी इतनी गुस्से में भरी आवाज़ सुन उसके पीछे खड़े उसके आदमी जल्दी से घबरा कर बोले, पता नहीं बॉस। इस पर मानिक वो लड़की गई उस ओर देखते हुए बेहद सर्द आवाज़ के साथ ऑर्डर टोन में बोला, उस लड़की को पकड़कर मेरे पास लाओ किसी भी हाल में। इतना कहते ही वो मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है और उसके कुछ आदमी अब उस लड़की को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो लड़की जिसने मानिक को किस किया था वो कुछ लड़कियों के बीच मुंह बनाए बैठी, वही वो लड़कियां उस पर हंसे जा रही थी। तभी वो लड़की थोड़े गुस्से में बोली, स्टॉप इट गर्ल्स, मैंने तुम्हारी सो कॉल्ड टास्क कंप्लीट कर लिया, अब आगे का गेम तुम खेलो, में जा रही हूँ। ये कहते हुए वो उठकर वहां से जाने लगती है, जिस पर एक लड़की उसे रोकते हुए बोली, हे मिस अहाना सिंघाल, तुम बीच में गेम छोड़कर नहीं जा सकती। इस पर वो लड़की एक नज़र पीछे मुड़कर बड़े ही अलगोरे से बोली, अहाना सिंघाल बस अपने मतलब और मन लगने तक खेलती है और जिस खेल में वो मजा ही ना हो जो मुझे मज़ा दे उसे मैं बिल्कुल नहीं खेलूंगी, सो यू गाइस जस्ट एंजॉय। इतना कहते ही वो वहां से आगे बढ़ जाती है और सभी लड़कियों उसे जाते हुए देखती रह जाती है। एक लड़की दूसरी लड़की से बोली, यार ये अहाना खुद पर और अपने बाप के पैसों पर कुछ ज़्यादा ही उड़ती है। ये सुन रही लड़की बोली, हाँ उड़ेगी ही, आखिरी अमीर बाप की एकलौती औलाद जो है। तभी वहाँ अचानक से उन लड़कियों में से एक लड़की बोली, वैसे अहाना को वो टास्क देकर मुझे बहुत जेलसी हो रही है। ये कहते हुए वो मुंह बना लेती है, जिस पर सभी लड़कियां नसमझी से उसको देखती है। तो वो लड़की बोली, अरे यार देखा नहीं वो लड़का कितना हैंडसम था जिसे अहाना ने किस किया, काश उसकी जगह में होती। उस लड़की की बात पर वहाँ बैठी सभी लड़कियां हंसने लगती है। यहाँ अहाना वॉशरूम आई थी, उसने थोड़ा ड्रिंक भी कर लिया था जिस वजह से उसका सर चकरा रहा था। वो वॉश बेसिन के पास आकर टैप खोलते हुए उसमें से कुछ पानी की छींटें अपने चेहरे पर मारती है और उसी पल अहाना की नज़रें अपने मिरर से अपने होठों पर टिकती है, जहां कुछ वक्त पहले उसने अपने होठों से किसी अनजान शख्स को किस किया था। यही याद कर अहाना के हाथ अपने होठों को छू जाते हैं और उस शख्स का वो चेहरा उसके आंखों के सामने घूम जाता है, जो कोई और नहीं मानिक था। वो मानिक के उस हैंडसम से चेहरे को याद कर खुद से बोली, वैसे बंदा तो दिखने में अच्छा था पर मेरे टाइप का नहीं था, और ना हो सकता है मेरी टाइप और पसंद बनना इतना आसान कहा है, उसके लिए औकात और वो हैसियत चाहिए जो मेरे स्टैंडर्ड को मैच करे। ये कहते ही अहाना के फेस पर एक बेहद घमंड भरी मुस्कान तैर जाती है। वो अपने खुले लंबे बालों को थोड़ा ठीक करते हुए वॉशरूम से बाहर निकलती है और कुछ कदम की दूरी पर चलते ही अहाना को अपने पीछे किसका होने का एहसास होता है, जिसके लिए वो जल्दी से पीछे पलट देखती है, पर अगले ही पल वो सामने देखती और तभी कोई आकर उसे पकड़ लेता है। अहाना कुछ सोच समझ नहीं पाती, वो डे से ही चिल्लाने को होती है, उसी पल कोई पीछे से आकर उसके मुंह पर कपड़ा रख उसके नाक में क्लोरोफॉर्म सूंघा देता है और जिसके बाद ही छटपटाती अहाना की आंखें बंद हो जाती है और वो लोग उसके बेहोश होते ही उसे संभालकर कहीं लेकर जाने लगते हैं। प्राइवेट रूम। यहाँ एक कमरे का गेट बाहर से खुलता है और कमरे के अंदर एक शख्स का आना होता है। उसके कदम अंदर आते सीधे बेड पर बेहोश पड़ी लड़की की तरफ जाते हैं। वो उसके पास आकर अपनी गहरी निगाहें उसके बेहोश चेहरे पर डालता है। वो लड़की जो बेहोश पड़ी थी वो कोई और नहीं अहाना थी और उसके सामने खड़ा शख्स जो उसे बेहद गहराई से देखे जा रहा था वो मानिक था। मानिक आगे बढ़कर अपना हाथ उसे छूने के लिए बढ़ाता है और उसी पल अहाना हरकत में आते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाए उसे खुद को छूने से रोक लेती है। मानिक इस सडन एक्शन से थोड़ा हैरान रह जाता है, पर अगले ही पल एक अजीब मुस्कान उसके होठों पर तैर जाती है और तभी अहाना बड़ी फुर्ती से उठ खड़ी हुई उसको खुद से दूर पुश करते हुए खड़ी हो जाती है और मानिक बस उसके सडन एक्शंस को देखता रह जाता है। अहाना उसकी आंखों में देख बोली, मुझे यहाँ क्यों लाया है, क्या किया है मैंने? इस पर अब तक खामोश खड़ा मानिक उसके पास आते हुए बोला, मेरे करीब आने की हिम्मत की है तुमने, जिसके लिए अब मैं तुम्हें जान से मार भी सकता हूँ। ये कहते हुए वो अहाना के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है और अहाना कदम पीछे लेते हुए वॉल से जा लगती है। अहाना उसकी बात पर बेहद घबरा जाती है, पर वो अपना डर उसे ना दिखाए बोली, मैंने सिर्फ तुम्हें किस किया था और इसके लिए तुम मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। ये कहते हुए वो उसे खुद से दूर करने लगती है। वही मानिक उसके इर्द गिर्द दीवार पर हाथ अहाना पर पूरी तरह बेंड हो जाता है। वो अहाना के आंखों में आंखें डाल बेहद भारी आवाज में बोला, मैं कर सकता हूँ बेबी, तुमने मुझे किस किया, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये सुन अहाना की आंखें फैल जाती है। वो अपनी लड़खड़ाए आवाज में बोली, नो नो, तुम चाहो तो मुझे किस कर लो लेकिन प्लीज मुझे मत मारो। ये कहते हुए उसकी आंखों में बेहिसाब डर नजर आने लगता है। वही मानिक की आंखें बस उसके आंखों से होते हुए होठों पर ठहर गई थी और उसी पल वो अहाना के होठों पर झुका, जिस वजह से अहाना ने कसकर आंखें निजली। जिस पर मानिक उसे यूं ही देखता रहा और होठों पर अलग मुस्कान लिए बोला, ठीक है तो ये होठ मुझे सिर्फ अभी नहीं जिंदगी भर चाहिए, तुम्हें मेरे करीब आने की कीमत हमेशा मेरे पास रहकर चुकाना होगा।
उसके बातों को सुन अहाना की खौफ से झुकी पलकें एक हैरानी के साथ खुल जाती है। वो आंखें फाड़े उसे देखते रह जाती है और उसी पल मानिक उसके होठों को कैद में लिए अपनी गिरफ्त में भर लेता है। प्रेजेंट टाइम। और इसी के साथ मानिक अपने उस ख्यालों से बाहर आया। उसे आज भी वो दिन, वो पहली मुलाकात याद थी जो उसकी अहाना के साथ हुई थी, और उस रात से लेकर ना जाने कितने ही रातों की नींद उसने अहाना की उड़ाई थी। वो अहाना के लिए अब इस हद तक पागल हो चुका था मानो अब वो उसकी ना रह पाई तो वो उसे किसी का नहीं रहने देगा। और उसी की सोच में गुम मानिक की जीप एक बड़े मैंशन के बाहर रुकी। वो गाड़ी रोकते ही अपने कदम सीधे मेंशन के अंदर बढ़ा देता है, और अब उसके कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसकी आंखें गुस्से में दहक रही थी। उसके कदम चलते हुए एक तरफ रुके। कुछ ही दूरी पर एक औरत बड़े से मास्टर चेयर पर बैठी एक टक सामने देख रही थी। वहां हल्की रोशनी थी जिससे उस औरत का चेहरा ठीक नजर नहीं आ रहा था। मानिक अपने कदम उस औरत के पास बढ़ा देता है और कुछ दूरी पर वो रुककर कहता है, विशाखा दीवान। ये कहते हुए उसकी आवाज़ बेहद सख्त थी। वो औरत जो उसके आहट से ही पहचान गई थी वो बिना अपनी जगह से हिले बोली, क्या तुम भूल गए हो मानिक, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। ये कहते हुए उस औरत की आवाज़ भी उतनी ही कठोर हो जाती है, जिस पर मानिक बिना अपने जगह से कदम हिलाए बोला, भूल में नहीं आप गई हो कि मैं आपका बेटा हूँ और आपको किस हद तक जानता हूँ। वो औरत उसकी बात पर अपनी जगह से उठ पीछे मुड़ते हुए धीरे कदमों से उसकी तरफ आती है, और वो मानिक के सामने खड़े होते ही उनका चेहरा उस रोशनी में नजर आता है। वो औरत जो उम्र में करीब 47 साल की लग रही थी, आंखों में जितनी तेजी, चेहरे पर उतना तीखापन, और एक हैवी एक्सप्रेसिव साड़ी पहने वो किसी सुहागन की तरह लग रही थी। उनके चेहरे की इस उम्र की चमक उनके जवानी में बेहद खूबसूरत होने का पैगाम दे रहे थे। वो औरत जिनका नाम विशाखा था वो मानिक की माँ थी। वो अपने बेटे के गुस्से को बखूबी जानती थी, और इस वक्त वो उनके सामने खड़ा किस हद तक कांप रहा था इसका अंदाजा तक उन्हें हो गया था। वो मानिक की आंखों में देख बोली, मुझे पता है तुम्हें सब पता चल गया, लेकिन जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर तुम अच्छे से सोचो तो तुम्हें मेरे इस खेल का मतलब समझ आएगा। उनका इतना कहना था कि मानिक चिढ़ कर बोल पड़ा, कैसा खेल मॉम, कौन सा खेल? खेल तो आप रही है मुझसे मेरे जज्बातों से। यू नो मॉम, आपको पता था वो लड़की मेरे लिए क्या है, तभी आपने ऐसा किया। वाई मॉम वाई। ये कहते हुए वो बेहद गुस्से में भर उठता है, उसकी नसें उभर जाती है। वही विशाखा जी उसे इतना हाइपर होते देख उसके शोल्डर्स पर हाथ रख बोली, जस्ट कम डाउन, तुम उस लड़की से ज़्यादा अच्छी डिजर्व करते हो, इसलिए मैंने इमरान से कहकर तुम्हें हर एक उस इन्फॉर्मेशन को देने से रोका जो उस लड़की से जुड़ा था। उसे भूल जाओ मानिक, भूल जाओ। ये सुन रहा मानिक उनके हाथ अपने शोल्डर से झटकते हुए गुस्से में बोला, नो मॉम, मैं उसे नहीं भूल सकता और ना भूलूंगा। इतना कहते ही वो दूसरी तरफ पलट जाता है। वही विशाखा जी बस उसे देखती रहती है। उसी पल मानिक वहां से जाने को होता है, जिस पर विशाखा जी तेज आवाज में बोली, तुम जानते तो होगे मानिक उसकी शादी किस घर में और किससे हुई है, और ना चाहते हुए भी बदकिस्मती से वो अब तुम्हारी भाभी लगती है। और बस उनका इतना कहना था कि मानिक के कदम अपनी जगह जम जाते और उसकी आंखें इस कदर गुस्से में लाल हो जाती है मानो उनमें अब खून उतर आया हो। क्या है सच में मानिक का अहाना से भाभी का रिश्ता? तो क्या इस रिश्ते के बावजूद मानिक करेगा अपनी हर हद पार अहाना के लिए? और कैसे जुड़ी है इन सब की कड़ियाँ एक साथ? जिस पर विशाखा जी तेज आवाज में बोली, तुम जानते तो होगे अर्चित उसकी शादी किस घर में और किससे हुई है, और ना चाहते हुए भी बदकिस्मती से वो अब तुम्हारी भाभी लगती है। और बस उनका इतना कहना था कि मानिक के कदम अपनी जगह जम जाते और उसकी आंखें इस कदर गुस्से में लाल हो जाती है मानो उनमें अब खून उतर आया हो। वही विशाखा जी उसके रुके हुए कदमों को देख कुछ कदम आगे बढ़ाए उसके पीछे खड़ी हुई बोली, क्या जानते नहीं वो अब तुम्हारी भाभी है, सौतेली भाभी। और बस उनका इतना कहना था कि मानिक तेज आक्रोश भरी आवाज में बोला, जस्ट शट अप मॉम। ये कहते हुए वो उनकी तरफ पलट जाता है और उसकी इतनी तेज गुस्से भरी आवाज सुन एक पल के लिए वो सुन रह जाती है। और तभी मानिक उनके पास आकर बोला, किस घर की और किस रिश्ते की बात कर रही है आप? जिस घर से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं तो वो लड़की मेरी भाभी कैसे होगी? ये कहते हुए उसकी आवाज में झलक रहा गुस्सा अब उसकी आंखों से भी बयां हो रहा था। वही विशाखा जी अभी चुप थी, जिसे देख मानिक एकटक उनकी आंखों में देख बोला, जिस घर परिवार ने आपको कभी अपना नहीं माना, जिस वक्त आपको उस इंसान की इतनी ज़रूरत थी वो आपको ठुकरा कर चला गया, जिस घर ने मुझसे मेरी खुशी आपका सब कुछ छीन लिया, उनसे मेरा क्या ही रिश्ता होगा मॉम? उसकी बात पर ना जाने विशाखा जी के अंदर एक चीज सा उठता है और एक दर्द उनके चेहरे पर उमट आता है जिसे मानिक बखूबी भी दे पा रहा था। और तभी उनकी आंखें डगमगा गई जिनमें दर्द की फुहार लिए आंसू आंखों में उभर आए। वो जल्दी से उन्हें मानिक से छुपाए बोली, सालों बीत गए इस उम्मीद से कि वो इंसान जिसे मैंने चाहा था वो मुझे एक दिन जरूर अपनाएगा, मुझे मेरी और तुम्हें अपनी पहचान देगा। पर ये कहते हुए उनका गला भर आया था। वही मानिक की मुट्ठियां तेजी से कस चुकी थी। वो विशाखा जी से बेहद सर्द आवाज में बोला, तो क्यों आपने आज भी खुद को इस रूप में स्वीकारा है मॉम? क्यों ये सुहागन का श्रृंगार चढ़ाए आप उनको खुद से जोड़े रखने की कोशिश करती है? क्यों आप आज भी उनकी याद में खोई रहती है? क्यों आपकी आंखों में आज भी वो तड़प मुझे नजर आती है? ये कहते हुए मानिक की आवाज में गुस्सा और रुखापन था। वही विशाखा जी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, शायद उनके पास खुद इन सवालों के जवाब नहीं थे।
वो मानिक से नजरें हटाए दूसरी ओर देख रही थी, वही उन्हें खुद से नजरें चुराए देख मानिक के होठों पर कड़वी मुस्कान तैर जाती है। वो उन्हें देख हल्का सा हंस और बोला, मुझे पता है मॉम, मेरे सवालों का आपके पास कोई जवाब नहीं है और होगा भी कैसे, क्योंकि आप खुद ही खुद को नहीं समझ पा रही। जिस इंसान ने एक वक्त पर आपके साथ आपके जज्बातों के साथ खेल कर चला गया, जिसने आपको और आपके रिश्ते को एक कलंक बना दिया, और मुझे एक नाजायज़ औलाद, सिर्फ नाजायज़। ये सब सुन रही विशाखा जी नज़र घुमाए मानिक को देखती है, जिसके होठों पर एक मुस्कान थी। वही मानिक विशाखा जी के लाल हुए आंखों में देखता है, जिनमें गुस्से और दर्द की लहर दौड़ आई थी। पर मानिक अभी कहाँ रुकने वाला था, वो फिर एक बार कड़वाहट से बोला, क्यों मोम, सच तो कहा मैंने। अब सच तो अक्सर कड़वा होता है, और सच यही है कि मैं मिस्टर अरविंद सिंह चौहान का नाजायज़ बेटा हूँ। और बस उसका इतना ही कहना था कि विशाखा जी अपना हाथ उठाए गुस्से में चिल्ला उठी, मानिक। मानिक बस उन्हें देखता रहा। वही विशाखा जी के हाथ उसके गालों के पास आते हुए हवा में रुक गए और वो गुस्से में बेतहाशा कांप उठी। और ये देख मानिक चेहरे पर मुस्कान कायम रखते हुए बोला, आपके हाथ रुक क्यों गए मॉम, मारिए मुझे। लेकिन याद रखिए, जो सच है उसे आप ठुकरा नहीं सकती और ना मैं भूल सकता हूँ। विशाखा जी अभी उसे देखती रही, जिस पर मानिक उनसे दूर पीछे कदम खिंचते हुए उन्हें देखते हुए ही बोला, जितनी नफरत आप अपने माशूक के बेटे से करती, उससे कहीं ज़्यादा नफरत मैं अपने नाजायज़ बाप से करता हूँ, और इस बात को आप हमेशा याद रखिए। इतना कहते ही वो पलटकर वहां से तेज कदमों से चला जाता है, और अब तक खुद को बेहद सख्त दिखा रही विशाखा जी वही एक चेयर पर बैठ उनकी आंखों से झरझर आंसू गालों पर बह जाते हैं। कहते हैं ना, सामने से दिखने वाला हर कठोर इंसान अंदर से बहुत नाजुक और कमज़ोर होता है। यही हाल विशाखा जी का था। वो खुद को दुनिया के सामने, यहाँ तक कि अपने बेटे के सामने भी खुद को बेहद सख्त और बेदिल दिखाती थी, पर अंदर से वो कितनी टूटी हुई थी ये बस वो खुद जानती थी। उनके आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे थे, गुस्सा, नफरत, हर एक एहसास उनमें नजर आ रहा था। पर क्या उसी पल वो अपनी जगह से उठी और गालों पर आए आंसू बड़े बेदर्दों से पोंछते हुए खुद से बोली, मुझसे मेरी खुशियां छीनने वाला सिर्फ एक इंसान है, और वो है अमर्त्य सिंह चौहान, और तुम्हें मैं कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। ये एक औरत और एक माँ की बददुआ है। तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे, तड़पोगे, हर चीज़ के लिए तड़पोगे। ये कहते हुए एक बेहिसाब नफरत, शायद जिसकी कोई सीमा ही ना हो, इतनी नफरत उनकी आंखों में और बातों में नजर आ रही थी, जो सिर्फ एक इंसान के लिए थी, और वो था अमर्त्य। सुबह का वक्त, सिंघाल विला। यहाँ एक बड़े से डाइनिंग एरिया में रश्मि जी हेड चेयर पर बैठी किसी का ब्रेकफास्ट पर इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ टक टक हिल्स की आवाज़ से अहना डाइनिंग एरिया में चलकर आती है। वो रश्मि जी के पास आकर उनको हल्का सा झुककर साइड हक किए बोली, गुड मॉर्निंग मॉम। इस पर रश्मि जी उसे एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखती है। वो एक वन पीस मिडी ड्रेस पहने, बालों को खुला छोड़े, चेहरे पर स्माइल लिए उन्हें देख रही थी। अहना आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर देती है। वो ऑरेंज जूस का ग्लास अपने होठों से लगा लेती है। वही रश्मि जी की नज़रें अभी उस पर थी, तभी उनकी नज़रें अहना के गले में जाती है, जहां देख वो बोली, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है। इस पर अहाना के गले में वो जूस अटक जाता। वो ग्लास टेबल पर रख उन्हें देख बोली, वो मैंने बात लेते हुए निकाल रखा था, कहीं रूम में ही छूट गया होगा। ये कहते हुए वो बेफिक्री से फिर जूस पीने लगती है, जिस पर रश्मि जी बोली, इतनी बेअक्ल मत बनो अहाना, तुम्हारी शादी चौहान खानदान में हुई है, उस घर के बेटे से ज़रा खुद का ख्याल रखा करो। ये तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां और नादानियां तुम्हें एक दिन बहुत महंगी पड़ेंगी। ये सुन रही अहना अभी बेफिक्री से अपना ब्रेकफास्ट ठूस रही थी। वो ब्रेड का स्लाइस लेते हुए बोली, सच कहूँ मॉम, मुझे तो अभी नहीं लग रहा कि मैं उस घर की बहू और मेरी शादी उस घर के बेटे से हुई है, क्योंकि ना आज तक मैंने उस इंसान को देखा है जिससे मेरी शादी हुई है, और शादी के कुछ दिनों बाद ही मैं यहाँ मायके आकर बैठी हूँ। ये सुन रश्मि जी थोड़े गुस्से में बोली, जो भी हो तुम, अब अहाना अमर्त्य चौहान हो तो उसी रुतबे के साथ रहो, चार लोगों में लगना चाहिए कि हाँ ये है अमर्त्य की बीवी। इस पर अहाना मुंह चढ़ाए बोली, मॉम आपको भी पता है ये शादी किन हालातों में और कैसे हुई है। मैंने तो उस इंसान का चेहरा भी नहीं देखा जिससे मुझे शादी किए हुए 1 महीने होते आ रहे हैं, और इतने दिनों में ना उस अमर्त्य की कोई खबर है, ना कोई जिक्र। उस घर में बस हर कोई अपने काम में डूबा हुआ है। आई एम सो बोर्ड मॉम, मुझे अपनी पहली वाली जिंदगी ही पसंद है जो मैं यहाँ रहकर जी रही हूँ। ये कहते हुए अहाना अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हुए अपनी जगह से उठती है। तभी रश्मि जी सख्ती से बोली, मैंने तुम्हारी शादी उस घर में क्यों और किस लिए करवाई है, क्या तुम भूल गई हो। ये सुनते ही अहाना के कदम थम जाते हैं। वो अपनी जगह रुक उनकी तरफ पलटते हुए बोली, मुझे याद है मॉम, आपको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन रश्मि जी मुस्करा देती है, जिस पर अहाना बोली, और सुन लीजिए, मैं आज वापस जा रही हूँ अपने सो कॉल्ड ससुराल। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन था, और ये सुन रश्मि जी हाँ में सर हिला देती है। तभी अहाना को कुछ याद आता है और वो उनसे एकदम से कहती है, डैड कहाँ है, मैंने उन्हें कल से नहीं देखा, क्या वो किसी बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। और ये सुनते ही रश्मि जी के होठों की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है और उनका चेहरा सख्त पड़ जाता है। ये देख अहाना बोली, व्हाट हैपन मॉम। तो रश्मि जी बेहद कठोर आवाज में बोली, वो अपनी सो कॉल्ड बेटी से मिलने अब्रॉड गए हैं, आज लौट रहे हैं। ये सुन अहाना थोड़ा हैरान होकर बोली, व्हाट, वो माही से मिलने गए हैं।
माही का जिक्र होते ही रश्मि जी बेहद गुस्से में बोली, नाम मत लो उस लड़की का, मुझे उसके नाम से ही नफरत है। ये सुन अहाना आंखें रोल किए बोली, ओह कॉम ऑन मॉम, वो भी तो आपकी सौतन की बेटी है और डेव के दूसरी मोहब्बत की निशानी है। ये कहते हुए वो हल्का सा हंस देती है, जिसे देख रश्मि जी का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। वही अहाना अब ज़्यादा ना बोलते हुए वहाँ से कल्टी.com हो जाती है। और यहाँ रश्मि जी अहाना की बातें याद कर बेहद नफरत से बोली, तुम और तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी के वो दो मनहूस इंसान हो जिनका मैं जिक्र होते हुए भी नहीं देख सकती। ये कहते हुए उनकी आंखों में माही के लिए सिर्फ नफरत और गुस्से में भरे जज्बात नजर आ रहे थे। बैंकॉक। यहाँ बैंकॉक के एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट ने उड़ान ली जो सीधा दिल्ली में लैंड होने वाली थी। ये एक विप फ्लाइट थी जिनमें कुछ गिने चुने ही लोग थे। और उसी फ्लाइट में मौजूद एक सीट पर माही बैठी विंडो से बाहर की ओर देख रही थी। वो आज बहुत सालों बाद फ्लाइट में बैठी, वो भी इंडिया जा रही थी। एक खुशी और डर दोनों उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। उसके साइड में बैठे अभिनव जी उसे इस तरह चुप देख बोले, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है माही, जहाँ तुम जा रही हो वो भी तुम्हारा ही घर है। ये सुनते ही माही उनकी तरफ देखने लगती है। वो इस वक्त वाइट क्रॉप टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखी थी जो कमर तक आ रहे थे। चेहरे पर कोई मेकअप ना होते हुए वो भला की खूबसूरत और मासूमियत की मूर्त लग रही थी। उसका गोरा रंग और बड़ी बड़ी आंखें उसे किसी छोटे सफ़ेद चूहे जैसे बता रहे थे। वो बेहद प्यारी लग रही थी। माही कुछ देर खामोश रहकर बोली, क्या मिसेस सिंघाल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे वहाँ आने से? इस पर अभिनव जी कुछ पल रुके और बोले, मेरे होते हुए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो, अब से हम वही सब साथ साथ रहेंगे और मुझे उम्मीद है तुम्हें इससे कोई एतराज़ नहीं। इस पर माही उन्हें कुछ पलों तक देखती रही और धीरे से ना में सर हिलाए हल्की स्माइल कर दी, जिसे देख अभिनव जी भी मुस्करा दिए। वो काफ़ी खुश थे, आज उनकी दूसरी बेटी भी हमेशा के लिए उनके साथ इंडिया रहने आ रही थी। वो जानते थे यहाँ आकर अब हालात कुछ बदलेंगे, पर अब उन्होंने ठान लिया था वो माही को अब दुनिया के सामने लाएंगे और पिता होने के सारे जिम्मेदारियां निभाएंगे। वही माही अब आंखें बंद किए बैठी थी और उसके जहन में अब तक के वो सारे पल घूम रहे थे जिन्हें उसने बैंकॉक में बिताए थे। हर एक वो खास पल, लेकिन उन ख्यालों में से एक ख्याल ऐसा भी था जिसे याद करते ही माही की बंद पलकों से भी आंसू गालों पर लौट पड़े। वो जल्दी से उन्हें छुपाए खुद से मन में बोली, भूल जाओ माही, वो सब सिर्फ गलती थी। अब तुम उस शहर से दूर जा रही हो तो अपनी उस दर्दनाक याद को भी वही छोड़कर अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचो जो अब इंडिया जाकर शुरू होने वाली है। ये कहते हुए वो खुद को समझाने लगती है, पर उसे क्या पता था उसके दर्दनाक बीते पल एक बार फिर उसके सामने सच बनकर दोहराने वाले थे। यहाँ थाईलैंड के सबसे बड़े जेट लैंड एरिया में एक जेट तेजी के साथ अपने पंख चलाए हवा में उड़ान भरती है। उस जेट में मौजूद इंसान जो ब्लैक सूट पर बड़ी ब्लैक ओवरकोट पहने हाथों में सिगार लिए उसके कश को छोड़ रहा था, वो बेहद हार्ड और डार्क पर्सनैलिटी लग रहा था, क्योंकि वो कोई और नहीं अमर्त्य था और उसके साथ रोबिन जो उसका राइट हैंड था वो भी मौजूद था। अमर्त्य सिगार के कश भरते हुए रोबिन से बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है रोबिन, वो लड़की जहाँ कहीं भी हो मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस पर रोबिन हाँ में सर हिलाए जल्दी से बोला, मैंने लोगों को काम पर लगा दिया है बॉस, जल्द ही उसका पता चल जाएगा। ये सुन अमर्त्य उस सिगार को होठों से दबाए ही भारी आवाज में बोला, आई कांट वेट, काम जल्दी से हो जाना चाहिए, वो मुझे किसी भी हाल में चाहिए। इस पर रोबिन बस हाँ में सर हिलाए यस बॉस बोलता है। वही अमर्त्य उस सिगार को अपनी 2 उंगलियों में फंसाए आंखें बंद किए पीछे सर टिकाकर कुछ याद करने लगा और उसके आंखों के सामने एक चेहरा घूम गया, बेजान सा दर्द से तपड़ते हुए पसीने से लथपथ एक हसीन चेहरा उसके आंखों में घर कर गया और उसके होंठ धीरे से यही नाम लेते हुए पुकार गए, लिटिल माउस। मानिक की नफरत क्या तूफान लाने वाली है अहाना की लाइफ में, और माही की जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली है, इंडिया आकर क्या तबाही लाने वाली है, इन सब की मुलाकातें। सो गाइस, क्या आपको कहानी पसंद आ रही है? कमेंट में ज़रूर बताइए और हाँ, डेली पार्ट के लिए मेरी कहानी को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इस पर रोबिन बस हाँ में सर हिलाए यस बॉस बोलता है। वही अमर्त्य उस सिगार को अपनी 2 उंगलियों में फंसाए आंखें बंद किए पीछे सर टिकाए कुछ याद करने लगा और उसके आंखों के सामने एक चेहरा घूम गया, बेजान सा दर्द से तपड़ते हुए पसीने से लथपथ एक हसीन चेहरा उसके आंखों में घर कर गया और उसके होंठ धीरे से यही नाम लेते हुए पुकार गए, लिटिल माउस। इंडिया, दिल्ली एयरपोर्ट। यहाँ एयरपोर्ट के बाहर कुछ काले कपड़े पहने गार्ड्स अभिनव जी और माही को कवर किए बाहर आते हैं और बाहर उनके लिए लाइन में बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी थी, जिनमें से बीच वाली ब्लैक गाड़ी का डोर एक आदमी खोलता है और वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, जिसके बाद ही वो सभी गाड़ियाँ तेजी से वहाँ से रफ्तार लिए निकल जाती है। माही विंडो से बाहर देख रही थी, ना जाने कितने ही सालों बाद वो यहाँ के लोग यहाँ की हवा को महसूस कर रही थी। ये सब उसके लिए काफ़ी अलग सा लग रहा था। उसे ऐसे बड़े गाड़ियों में घूमना और लोगों में आना बोहरा अजीब लग रहा था, जबकि बैंकॉक में उसका रहन सहन बिल्कुल नॉर्मल आम लोगों की तरह था। पर एक बात थी, अभिनव जी दूर होते हुए भी उसके हर चीज़ की कमी पूरी करते थे। माही के स्टडीज़, कॉलेज से लेकर उसके खाने पीने तक का खबर वो अपने पास रखते थे। वो दूसरे देश में रहकर भी हमेशा उनके नज़रों में थे और माही भी ये बात अच्छे से जानती थी उसके पिता उससे कितना प्यार करते हैं, और वो अभी इस बात से खुश थी कि उसके पिता आज खुद से उसे अपने घर लेकर जा रहे हैं, जहाँ एक वक्त में उसकी माँ और वो भी रहा करती थी। पर
इससे आगे याद करते हुए उसकी आंखें भर आई और पुरानी यादें उसे अब सिर्फ दर्द दे रही थी। तभी अचानक माही अपने सभी ख्यालों से बाहर आई जब उसे गाड़ी रुकने का एहसान हुआ। सभी गाड़ियां सिघाल विला के बाहर रुकी और तभी अभिनव जी माही को देख बोले, हम आ गए माही। जिस पर माही एक नज़र उन्हें देख फिर गाड़ी से बाहर उस बड़े से विला को देखती है जिसकी खूबसूरती आज भी उतनी बरकरार थी जितनी सालों पुरानी माही ने देखी थी। वो गाड़ी से बाहर कदम रखते हुए पैरों के नीचे जमीन को महसूस कर बिल्कुल कांप गई। बहुत सी यादें जुड़ी थी उसकी यहाँ से, जो अच्छी भी थी और बहुत बुरी भी। माही कुछ कदम आगे बढ़ाए अपनी नज़रें हर तरफ दौड़ाती है। तभी उसके कान में अभिनव जी की आवाज़ पड़ी, चले बेटा अंदर। इस पर माही उन्हें देख हाँ में सर हिलाए उन्हीं के साथ कदम मिलाए आगे बढ़ जाती है और विला में कदम रखते ही माही की आंखें सामने खड़ी औरत पर टिक जाती है और उसके साथ खड़ी लड़की पर, जो कोई और नहीं अहाना और रश्मि जी थे। उन्हें देखते ही माही के कदम अपनी जगह जम गए। वही अभिनव जी अपने सामने खड़ी औरत जो उनकी बीवी थी और वो लड़की जो उनकी बड़ी बेटी अहाना थी, उन्हें देख खुद अपनी जगह रुक गए। पर वो हालात को देखते हुए चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लिए माही को अंदर आने को बोलते हैं। वही माही डोर पर ही खड़ी हो गई थी। यहाँ अहाना के फेस पर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं थे पर उसकी नज़रें बस माही पर टिकी थी। वही रश्मि जी की मुठिया और उनके दांत बीज गए थे। आंखें माही को देख बस नफरत के भाव उगल रही थी। अभिनव जी उसे अपनी जगह से ना हिलते देख खुद उसके पास आकर उसका हाथ पकड़े अंदर लाते हैं। वो उसे अंदर लाए रश्मि जी से बोले, मैं माही को अपने साथ ही लेकर आ गया, वो अब से यही हम सबके साथ रहेगी। ये सुन रश्मि जी और अहाना दोनों हैरान रह जाते हैं। रश्मि जी का खून खोल उठता है। वो नफरत से एक नज़र माही को देख वहां से ऊपर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वही उन्हें ऐसे जाते देख माही नज़र झुकाए रह जाती है और ना चाहते हुए उसकी आंखें थोड़ी भर आती है। वही अभिनव जी रश्मि जी को जाते देख अहाना से बोले, अहाना तुम माही से बात करो और उसे उसका कमरा दिखा दो, मैं अभी आता हूँ। ये सुन अहाना बस हाँ में सर हिला देती है, जिस पर अभिनव जी माही को एक नज़र देख वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही अहाना की नज़रें फिर एक बार माही पर टिक जाती है। माही नज़रें झुकाए खड़ी थी। अहाना उसकी खूबसूरती को नोटिस करते हुए बोली, वाह यार छोटी बहना, मानना पड़ेगा तुम तो काफ़ी खूबसूरत हो गई हो। इस पर माही अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाए उसे देखती है और अहाना उसके थोड़ा पास आकर बोली, क्या मुझे भूल गई? मैं वही हूँ तुम्हारी बहन ऊप सूरी स्टेप सिस्टर। इतना कहते ही एक अजीब मुस्कान और भाव उसके चेहरे पर आ जाते हैं। वही माही अभी उसे देख रही थी तभी अहाना उसका हाथ पकड़ बोली, अब क्या सिर्फ मुझे देखती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? ये कहते हुए वो उसे कहीं लेकर जाने लगती है और माही उसके पीछे पीछे खींची चली जाती है। अहाना उसे एक कमरे में लाती है जो बहुत खूबसूरत और बड़ा था। वो उसका हाथ छोड़ बोली, तो ये आज से तुम्हारा कमरा अच्छा है ना? माही एक नज़र कमरे को देख फिर उसे देख बस हाँ में सर हिला देती है, जिस पर अहाना बोली, देखो माही मैं तुमसे बड़ी हूँ और बचपन में हम दोनों ने डेट के साथ मिलकर बहुत टाइम स्पेंड किया है और हम अभी वैसे रह सकते हैं, तो तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे 4 साल बड़ी हूँ तो मुझे अपनी वही चाइल्डहुड वाली सिस्टर समझना, ठीक है? अब तक उसकी बात सुन रही माही एकदम से उसके गले जा लगती है, जिस पर अहाना थोड़ी हैरान रह जाती है पर कुछ पलों तक रुक वो भी उसके बैक पर हाथ रख लेती है। वही माही का दिल ना जाने भर आया था। वो उसे गले से लगा ही भरे गले से बोली, क्या मैं आपको अभी वैसे ही दी कहकर पुकार सकती हूँ? इस पर अहाना कुछ पल रुकी और बोली, हाँ क्यों नहीं। ये कहते हुए वो उससे अलग हुए उसके चेहरे को देखती है। अहाना माही की आंखों में आंसू देख मन में बोली, आज भी तुम उतनी इमोशनल और डम हो जितना पहले थी। ये कहते हुए वो मन ही मन मुस्करा देती है और आगे बढ़कर खुद से उसके आंसू साफ करती है। वही अब तक माही के फेस पर भी हल्की सी प्यारी मुस्कान आ गई थी। तभी अहाना एकदम से बोली, अच्छा तुझे पता है मेरी शादी हो गई? जानना चाहेगी किससे? शादी? ये शब्द सुनकर माही बिल्कुल शौक रह जाती है। वो हैरानी से बोली, शादी? इस पर अहाना बड़े इंतराते हुए बोली, हाँ शादी, वो भी इस शहर के नहीं बल्कि इंडिया के सबसे टॉप कंपनी के मालिक और अमीर परिवार में, चौहान खानदान में। ये कहते हुए अहाना के होठों पर घमंड भरी मुस्कान थी। वही माही के लिए तो बस यही बड़ी बात थी कि अहाना की शादी हो चुकी है। माही अहाना से बोली, तो क्या शादी के बाद लड़की अपने घर में नहीं रहती और अब आप भी यहाँ से चली जाएंगी? अहाना उसकी नासमझी से भरी मासूम बातें सुन हल्का सा मुस्काए बोली, हाँ शादी के बाद तो हर लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है और अपने ससुराल जाना पड़ता है, तुम भी तो एक दिन जाओगी। ये आखिर शब्द सुनते ही माही की आंखें एक डर और हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। ये देख अहाना उसे बेड की तरफ ले जाते हुए उसे वहां बिठाई बोली, तुम्हारी शादी होने में अभी वक्त है, फिलहाल तुम रेस्ट करो, मैं अभी आई, ठीक है? ये कहते हुए अहाना उसे एक मुस्कान दिए कमरे के बाहर बढ़ जाती है। वही माही की जहन में अभी अहाना की बातें घूम रही थी। वो अपने उंगलियों को आपस में उलझाए बोली, ना नहीं मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं अब पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। ये कहते हुए एक डर माही की आंखों में नजर आने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ कमरे में रश्मि जी अभिनव जी की तरफ पीठ किए खड़ी थी। वो बेहद गुस्से में लग रही थी। वही उनके पीछे खड़े अभिनव जी कुछ पल उन्हें देख बोले, देखो रश्मि, मुझे पता है मैंने तुम्हें बिना बताए माही को अपने साथ यहाँ लेकर आ गया, पर
वो इससे आगे कुछ बोल पाते रश्मि जी उनकी तरफ पलट बोली, और अब आपको लगता है मैं उसे बेटी की तरह प्यार दूँ, उसे अपने साथ रखूँ? इस पर अभिनव जी कुछ पल उनके गुस्से से भरे चेहरे को देख उनके पास आकर बोले, हाँ, और अगर बेटी जैसा प्यार नहीं दे सकती तो उसके साथ परायों की तरह तो मत बिहेव करो, वो अभी छोटी है, उसे प्यार और अपनेपन की जरूरत है। मुझसे ये उम्मीद मत कीजिए कि मैं उसे प्यार और अपनापन दूंगी, रश्मि जी ने छुट्टे ही गुस्से में कहा। जिसे सुन अभिनव जी अपनी मुठियां बिछते हुए रह गए और वो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगे, जिस पर रश्मि जी उन्हें जाते हुए देखती रही। तभी वो रुककर बिना उनकी तरफ देखे बोले, एक बात याद रखना रश्मि, उसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल नहीं, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना कहते ही वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वही डोर पर खड़ी अहाना जो ये सब सुन चुकी थी, वो अंदर आकर रश्मि जी को देखती है जिनकी आंखें गुस्से में लाल लग रही थी। वो रश्मि जी के पास आकर बोली, मॉम प्लीज़ क्लैम डाउन, ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और फिर तो आपको डॉक्टर के पास एडमिट करना होगा और मैं नहीं चाहती कि ये सब हो। अहाना की इतनी सारी बकबक सुन रश्मि जी गुस्से में चिल्लाए बोली, ओ जस्ट शट अप अहाना, कभी तो सही वक्त पर सही बातें किया करो, जब देखो तब सिर्फ नॉनसेंस। वो इतना कहते हुए ही गुस्से में हाफ जाती है। वही अहाना जो उनकी तेज आवाज़ से ही आंखें मिचकर रह गई थी, वो थोड़ा हिम्मत कर आगे आकर उनके गले से लग जाती है और रश्मि जी ये देख फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अहाना उनके गले से लग बोली, जस्ट रिलैक्स मॉम, आपने ही कहा है ना सोच समझ कर हर चीज़ करनी चाहिए, तो आप क्यों अभी से हाइपर हो रही है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। आई टीज जस्ट बिगनिंग। ये कहते हुए वो उनसे दूर हुए उन्हें देख स्माइल कर देती है। वही रश्मि जी उसकी बात पर स्मित करते हुए बोली, कभी कभी तुम बहुत समझदारी वाली बातें भी कर लेती हो। ये सुन अहाना अपने बालों को हल्का सा झटकते हुए बड़े अदा से बोली, हाँ आपकी बेटी जो ठहरी। इस पर रश्मि जी बड़ी इत्र से मुस्करा देती है और तभी अहाना उनसे बोली, मॉम मैं सोच रही हूँ माही को अपने साथ चौहान पैलेस लेकर जाओ। ये सुनते ही रश्मि जी हैरानी और गुस्से भरे भाव से बोली, लेकिन क्यों? तुम उस मनहूस को क्यों अपने साथ लेकर जा रही हो? इस पर अहाना बोली, ओह मॉम आप चील कीजिए ना, मैं उसे लेकर जा रही हूँ तो जल्दी भेज भी दूंगी, और हाँ उसे ज़्यादा मिस मत कीजिए, वो अब आपके साथ ही रहने वाली है। इतना कहते ही वो फिर मजाकिया अंदाज में मुस्कारे उन्हें एक आंख मार वहां से तेज कदमों से भाग जाती है। वही रश्मि जी उसकी बात पर जैसे ही कुछ कहने वाली थी, अहाना कमरे से बाहर भी चली गई थी। यहाँ माही के कमरे में अभिनव जी माही को गले से लगाए खड़े थे और माही उनके गले से लग आंखें बंद किए थी। वो अभिनव जी से बोली, पापा क्या वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगी? इस पर अभिनव जी उसका सर सहलाए बोले, उन्हें थोड़ा वक्त दो बेटा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, और मैं हूं ना तुम्हारा पापा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी तुम्हें यहाँ। ये सुन माही मुस्करा देती है। तभी उन दोनों के कान में अहाना की आवाज़ पड़ी, ओह तो अकेले अकेले प्यार लुटाया जा रहा है। इस आवाज़ से दोनों अहाना को देखते हैं जो मुंह फुलाए उन दोनों को देख रही थी। तभी अभिनव जी अपना हाथ आगे बढ़ाए उसे अपने पास बुलाते हैं। इस पर अहाना भी स्माइल किए उनके पास आ जाती है और अभिनव जी अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेते हैं। आज उनकी आंखें एक सुकून से बंद थी, वही वो दोनों भी अपने पिता की आगोश में खुश थी। कुछ पलों तक ऐसे ही रहते हुए अहाना उनसे दूर हुए बोली, डैड मैं माही को अपने साथ चौहान पैलेस लेकर जाना चाहती हूँ, क्या मैं ले जाऊँ? ये सुन अभिनव जी के चेहरे के भाव कुछ बदल जाते हैं। वो थोड़ा हैरान होकर बोले, पर वो तो आज ही आई है और तुम उसे अपने साथ लेकर जा रही हो। इस पर अहाना बोली, डैड मैं आज अपने ससुराल जा रही हूँ तो कुछ दिन तक ना सही एक दिन के लिए अपनी बहन को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ, उसके बाद तो माही यही मॉम और आपके साथ रहने वाली है। उसकी बात पर अभिनव जी माही को देखते हैं जो आंखें बड़ी बड़ी किए उन दोनों को देख रही थी। तभी अहाना माही से बोली, तुम चलोगी ना माही? अभिनव जी माही को देख हाँ में सर हिला देते हैं। इस पर माही कुछ पलों तक रुकी और अहाना को देख धीरे से हाँ में सर हिला दी। ये देख अहाना मुस्करा उठी और कुछ ही वक्त में माही फ्रेश होकर सबके साथ मिलकर लंच करती है। वही लंच के वक्त उन सबके साथ रश्मि जी नहीं थे। शाम का वक्त, यहाँ सिंघाल विला के बाहर एक बड़ी गाड़ी रुकी जिसमें पहली ही अहाना बैठी हुई माही का इंतजार कर रही थी जो थोड़ी दूर अभिनव जी से बात कर रही थी। अहाना दूर से ये देख उबासी लेते हुए बोली, आह, इन लोगों का मेलोड्रामा कभी खत्म ही नहीं होता। यहाँ माही अभिनव जी को बाय कर गाड़ी के पास आती है जहाँ ड्राइवर उसके लिए डोर खोलकर खड़ा था। वो भी आकर अहाना के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और उन सब की गाड़ियाँ विला से बाहर चली जाती है। अभिनव जी माही को जाते हुए देख रहे थे, उनका मन कुछ बेचैन था। यहाँ गाड़ी में पूरे रास्ते माही चुप थी। ऐसे ही रात हो जाती है और कुछ घंटों के सफ़र बाद उनकी गाड़ी एक जगह रुकती है जहाँ बाहर देखते ही माही की आंखें बस हैरत से बड़ी बड़ी होते जा रही थी। गाड़ी के रुकते ही अहाना बाहर आकर माही से बोली, बाहर आओ माही। वही माही तो अंदर बैठे बैठे ही उस रोशनी से झगमगाते हुए अलीशान पैलेस के खूबसूरती में खो गई थी जो उसके नज़रों के सामने था, और इस पैलेस के सामने सिंघाल विला कुछ भी नहीं था। माही बाहर आती है और फिर दोनों मैन एंटर्स से अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। अहाना ने इस वक्त एक काफ़ी क्लासी और ट्रेडी ड्रेस पहन रखा था जिसमें वो एक मैच्योर विमेन लग रही थी।
वही माही ने एक कैजुअल मिडी ड्रेस पहन रखा था जिसमें वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। दोनों अंदर की तरफ आते हैं। माही पैलेस की खूबसूरती निहारते हुए ही कदम आगे बढ़ा रही थी। पैलेस अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत था। पैलेस में जगह जगह सिर्फ कुछ काम कर रही स्टाफ नज़र आ रही थी जो अपने यूनिफॉर्म में सर झुकाए काम कर रहे थे। अहाना वहां से एक तरफ बढ़ जाती है, वही माही भी उसके साथ चल रही थी और कुछ कदम के दूरी के बाद वो एक खुले एरिया में आए जहां एक औरत और आदमी बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। उनकी पीठ उन दोनों के सामने थी। वही माही को ना जाने पैलेस में कदम रखने वक्त से एक अजीब सा डर अंदर से लगने लगा था। और तभी अहाना आवाज़ देकर पुकारते हुए बोली, बड़ी माँ। ये सुन वो आदमी और औरत दोनों उन दोनों की तरफ देखते हैं। वही माही की आंखें जाकर जैसे ही उस औरत और आदमी से मिली, एक अजीब डर की लहर उसके अंदर दौड़ गई।